नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीके और जीएस के 40 सबसे बेहतरीन प्रश्नों की जो हम क्लास चला रहे हैं उसका भाग 12 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की यह जो क्लास है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यव और धान्य शब्दों का जो प्रयोग है ऋग्वेद में अनाज के लिए किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है। लखनऊ समझौता कब हुआ था। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, लखनऊ समझौता हुआ था दिसंबर 1916 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कांग्रेस का जो लखनऊ का सेशन हुआ था, कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, दिसंबर महीने के 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करी जाती है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। और इसी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता होता है जिसको हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 1916। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहली अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किस वर्ष में किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, पहली अखिल भारतीय जनगणना करने का जो प्रयास है 1872 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मेयो। इसके बारे में आप याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो जो है इस समय वायसराय था और इसी के कार्यकाल में ही जो है पहली अखिल भारतीय जनगणना करने का प्रयास किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1872 में। तथा आगे चलकर 1881 ईस्वी से जो है भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जो है नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। तब जब भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना शुरू हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था, तो रिपन था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, रिपन के कार्यकाल से ही भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है 1881 से। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था। बॉम्बे का जो नौसैनिक विद्रोह था यह कब हुआ था, 18 फरवरी 1946 को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 फरवरी 1946 को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में नागरिक सेवाएं दिवस कब मनाया जाता है। सिविल सर्विसेज डे की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को हम मनाते हैं सिविल सर्विस डे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में सार्क शिखर सम्मेलन पहली बार कब आयोजित किया गया था। दक्षिण एशियाई शिखर सम्मेलन की यहाँ पे बात हो रही है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सार्क के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986 में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्क का पूरा नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना जो है 8 मार्च 1985 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको नेपाल के काठमांडू में देखने को मिल जाएगा। इसके टोटल 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये इसके जो है सदस्य देश हैं सार्क के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, टोटल 8 इसके सदस्य देश हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है और भारत में पहली बार 1986 में सार्क का सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो सारे फैक्ट आपको क्लियर करने हैं, याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले प्रयोग नहीं की जो प्रमुख नाभिकीय नीति थी जब यह अपनाई गई थी तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही इस नीति को लागू किया गया था, नो फर्स्ट यूज की, यानी कि नाभिकीय प्रयोग के बारे में हमारी नीति क्या है कि हम पहले जो है नाभिकीय हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि हम जो है नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन करेंगे। इस नीति को लागू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1981 में, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो भारत की जो क्षेत्रीय परिषद होती है इसकी जो अध्यक्षता है करी जाती है होम मिनिस्टर के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह। अमित शाह जो है हमारे वर्तमान में गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले यह एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, आपको याद रखना है, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन जो संविधान संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, तो इसी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको रखा गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति की इसमें जो है कितने, मतलब लोक लेखा समिति में कितने सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं? यहाँ पे प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। लोकसभा से कितने सदस्य लोक लेखा समिति में निर्वाचित होते हैं? तो टोटल अगर सदस्यों की हम बात करें लोक लेखा समिति में, तो इसमें टोटल सदस्य होते हैं आपके 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आंसर। तो लोकसभा से 15 सदस्य निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं और टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कांग्रेस के द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो भारत की जो पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा थी कांग्रेस के द्वारा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है इसमें की गई थी। इस लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है उस पदार्थ को हम चालक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, चालक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन सा था? तो आप याद रखिएगा, स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन था आर्य समाज, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना करी गई थी 1875 में, किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है, सुलह कुल का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलह कुल का जो सिद्धांत है यह प्रतिपादित किया गया था अकबर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाश में तारों का टिमटिमाना। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता, बल्कि ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है। जो तारे रात में टिमटिमाते हैं इनका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी के तीनों, जल में परखनली का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना और हीरे का चमकना, ये तीनों जो घटनाएं हैं
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, परंतु आकाश में जो रात के समय तारे टिमटिमाते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण चमकते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट है, कियोलिन है, लेकिन कीसेराइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीसेराइट। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो गोताखोर होते हैं ये समुद्र में सांस लेने के लिए दो गैसों का प्रयोग करते हैं, और ऑक्सीजन और हीलियम का, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ऑक्सीजन और हीलियम का। निम्नलिखित में से कौन रात्रि चर है? इसमें से रात्रि चर की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा समझौता या कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा तीनों ही, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता, ये सभी जो हैं ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तथा एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह 1987 में हस्ताक्षरित किया गया था और लागू होता है 1989 से। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में इस पर हस्ताक्षर होते हैं और 1989 से यह लागू होता है। प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष जो है ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हम छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट के नाम से जानते हैं? तो छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट के नाम से हम किसको जानते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जो है छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के तीनों को भी आप याद कर लीजिए इनका डेट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में आया था, वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में आया था, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में आया था। तो इन तीनों की डेट भी आपको याद रखने, सभी डेट एकदम अच्छे से दी गई हैं। तो छाता विधान हम किसको बोलते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को बोलते हैं। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आपको याद रखना है, हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता यानी कि 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई है। कौन कौन से ये 5 प्रकार हैं? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। लेकिन इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता की बात नहीं करी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। बाकी के इन 5 स्वतंत्रता को आपको याद कर लेना है जो हमारे प्रस्तावना में यानी कि हमारे प्रियम्बल में दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जो कैबिनेट मिशन भारत आया था इसमें कौन सम्मिलित नहीं था? तो स्टेफोर्ड और क्रिप्स सम्मिलित थे, एवी एलेक्जेंडर सम्मिलित थे, पैथिक लॉरेंस सम्मिलित थे, लेकिन लिथगो जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लिथगो जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। दोस्तों तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, थोड़ा सा वायरल चल रहा है इस समय, तो जिसकी वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा। इसके अलावा मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है, जिसकी वजह से ज़्यादा बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो यह वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट यानी कि कम ड्यूरेशन का हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। तो थोड़ा सा आप टॉलरेट करिएगा क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है और थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत भी हो रहा है, इसी कारण से मैं थोड़ा सा फास्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि जो ब्रिक्स बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर चीन के शंघाई शहर में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन के शंघाई शहर में। निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। इसमें से किस धातु का जो भंडारण है वह तेल में नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रुबिडियम का। आप याद देखिएगा, रुबिडियम का जो भंडारण है यह तेल में नहीं किया जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी सोडियम का होता है, पोटेशियम का होता है और लिथियम का होता है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी रुबिडियम का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये थोड़ी सी भी हवा के संपर्क यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर ये जो है क्रियाशील हो जाती हैं, जिस कारण से इनका जो भंडारण है वह केरोसिन यानी कि तेल में किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आपको पता होगा कि पौधों के लिए जो है दो प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और एक आपके बड़े पोषक तत्व होते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, उसकी आपको पहचान करनी। तो मैग्नीशियम आपका सूक्ष्म पोषक तत्वों की कैटेगरी में नहीं आता, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बाकी लौह हो गया, मैग्नीज हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा आपका कॉपर भी आता है इसके अंतर्गत, कॉपर हो गया, कॉपर के अलावा जस्ता हो गया, बोरान हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में आते हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो मैग्नीज होता है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता है। पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, इनमें जो जाइलम होता है इसका कार्य क्या होता है? जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि गतिविधि को अवरोधित करता है, यानी कि उसका निरोध करता है? तो पादपों की जो वृद्धि गतिविधि है उसको अवरोधित करने का काम किस हार्मोन का होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक हार्मोन, यानी कि एब्सिसिक एसिड जो होता है यह जो है पौधों के वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड यह एक पादप हार्मोन का एग्जाम्पल है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो उपयोग है निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांस उत्पादों के परिरक्षक के रूप में जो है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाकी तीनों में जो है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है, उर्वरक के रूप में होता है, औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है, लेकिन मांस उत्पादों के परिरक्षक के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मरुदभिदों की विशेषता नहीं होती है? एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, जो पौधे रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनको हम मरुदभिद या जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। जो पौधे रेगिस्तान में उगते हैं उनको हम मरुदभिद या जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। तो इन पौधों की विशेषता क्या होती है? तो इन पौधों की विशेषता होती है, इनकी छोटी पत्तियां होती हैं। आप याद रखिएगा, इनकी छोटी पत्तियां होती हैं और इनकी जो है मोमी उपत्वचा होती है, इनकी इनमें क्यूटिकल पाया जाता है और इनके गल्त में रंध्र होती है, लेकिन इनकी जो इनमें जो है स्टोमेटा की संख्या बड़ी नहीं होती। तो आप इसे याद रखिएगा, जो मरुदभिद होते हैं, जो जीरोफाइट होते हैं, इनमें स्टोमेटा यानी कि रंध्र की बड़ी संख्या नहीं होती इनकी विशेषता। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी की तीनों जो विशेषताएं हैं ये
मरुदभेदों यानी कि जीरोफाइट में देखने को मिलती हैं। तो ये जो पौधे होते हैं रेगिस्तान में पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में आमतौर पर ये पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से वह कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन है जिसको अभी तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया है, UNHCR को सम्मानित किया गया, लेकिन यूनेस्को को कभी भी संयुक्त नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो इनको कब कब सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको हम विश्व खाद्य कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, इसको 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। वहीं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब शांति पुरस्कार दिया गया था, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। वहीं UNHCR ह्यूमन राइट कमीशन होता है यह संगठन, UNHCR, इसको जो है 2 बार 1954 में भी और एक वर्ष और 1981 में। तो UNHCR को 1954 में और 1981 में 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यूनेस्को को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसी और चीनी, यानी कि उपर्युक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना है 2000 जो है कब की गई थी? तो आप याद रखिएगा 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और संघाई इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी? तो 10 इसके जो है सदस्य देश हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इसके जो हैं 10 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इसमें 4 राज्य सम्मिलित हैं। इनको आप याद कर सकते हैं, MMTA, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो इसमें से क्या क्या हो जाएगा? मेघालय है, असम है, मिजोरम, लेकिन पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य सम्मिलित हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1985 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे इन्होंने अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र की जो खोज थी यह 1985 में करी थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किस राज्य का वर्णन इस रूप में किया गया है कि एक चेरी जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? यह किस राज्य के लिए और डलहौजी ने कहा था? तो यह जो कथन था डलहौजी ने अवध के लिए बोला था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो अवध के संदर्भ में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह बात कही थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है? जेमू ग्लेशियर की यहाँ पे बात हो रही है। तो यह ग्लेशियर आपको मिलेगा सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सिक्किम में। लक्ष्मण तीर्थ निम्न में से किसकी सहायक नदी है? लक्ष्मण तीर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी की, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लक्ष्मण तीर्थ जो है कावेरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु में यह वन्यजीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के जीके जीएस के 40 प्रश्नों की जो सीरीज़ थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।